हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ सुपर क्वेश्चंस का। इनका टारगेट गेट 2021 एस्पिरेंट्स हैं। इन क्वेश्चन के थ्रू आप एक क्वेश्चन के थ्रू मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कवर कर पाएंगे। तो इसी सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। ऐसे मैं अराउंड आपको 50 to 60 क्वेश्चंस बिफोर गेट प्रोवाइड कराऊंगा डिफरेंट टॉपिक्स के, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो सुपर क्वेश्चन का बेसिक पर्पस ये है कि आप एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपका लेवल भी टेस्ट करेगा कि आपका प्रिपरेशन आप किस लेवल पे है। अगर आपने अच्छा प्रिपरेशन कर रखा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपका एवरेज लेवल का प्रिपरेशन है तो आपको क्वेश्चंस में दिक्कत आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। क्वेश्चन क्या है? एक रिजिड इंसुलेटेड सिलेंडर है, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इंसुलेटेड है। इससे मतलब कोई भी हीट इससे लीक नहीं हो सकता। इसमें दो गैसेस भरा हुआ है, एक नाइट्रोजन, दूसरे में हीलियम। बोथ आर सेपरेटेड बाय अ पिस्टन, कॉपर पिस्टन। कॉपर का एक पिस्टन है दोनों के बीच में, है ना। ये लीक होकर इधर नहीं जा सकता, ये लीक होकर इधर नहीं आ सकता। दोनों का वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है। देखो प्रेशर दोनों का सेम है, दैट मीन्स ऑलरेडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, दैट मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। तो हमें पता है कि ये कॉपर कंडक्टिंग है, तो यहाँ तो हीट फ्लो होने वाला है, ठीक है। हीट फ्लो होने वाला है इधर से इधर को, ठीक है। जब हीट फ्लो होगा इधर से इधर को, तो हीलियम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? इधर 500 किलो पास्कल है, इधर 500 किलो पास्कल है, ठीक है। तो जब हीट इधर से इधर फ्लो होगा तो इधर इसका प्रेशर राइज करेगा। जब इसका प्रेशर राइज करेगा तो क्या होगा? कोई भी चीज एक्सपैंड होगा, और इसका एक्सपैंड होने के लिए ये तो रिजिड है, ये तो मूव नहीं कर सकता। एक ही चीज है, पिस्टन मूव करे तो पिस्टन क्या होगा? इधर को मूव करेगा। अब देखो इसका एक्सपेंशन होगा, प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि हीट ऐड हो रहा है। इसका देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रहना है, दोनों का प्रेशर तो सेम होना है। ये एक्सपैंड हो रहा है तो इसका प्रेशर कैसे बढ़ सकता है? तो हीट लूज कर रहा है, तो इसका कंप्रेशन होगा। तो जब हीट फ्लो करेगा इधर को तो पिस्टन पूरी डायरेक्शन में इधर को मूव करेगा। आप समझ रहे होगे। देखो नेचुरली क्या होता है, अगर ये हीट लूज कर रहा है तो इसका प्रेशर गिरना चाहिए, और ये हीट गेन कर रहा है तो इसका प्रेशर बढ़ना चाहिए, तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो यहाँ इधर का प्रेशर क्या बढ़, तो अब इधर का प्रेशर भी उतना होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये पिस्टन इधर को मूव कर जाएगा लेफ्ट को, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे इसका प्रेशर राइज हो जाएगा। तो देखो हो क्या रहा है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। अब थर्मल जब हीट फ्लो होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाएगा। वही टेम्परेचर पूछा गया है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या होने वाला है, ठीक है। तो वही हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, अब मैं आपको फंडा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। तो देखो ये एक इंसुलेटेड पूरा कंटेनर है, और हमें ये समझ में आ रहा है कि हीट फ्लो होगा इससे इसको, और पिस्टन मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट इस साइड में, क्योंकि इसका प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए ये इधर लेफ्ट को मूव करेगा, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले केस में हमको टेम्परेचर निकालना। देखो अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं पूरे को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम पे हम एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगा सकते हैं? रेट ऑफ एनर्जी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, एंड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ये सिस्टम में ना एनर्जी इनफ्लो हो रहा है, पूरे को सिस्टम माना है मैंने, ना आउटफ्लो हो रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम जीरो है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम जीरो है तो एनर्जी तो कांस्टेंट है ना, और एनर्जी कांस्टेंट में कौन सा एनर्जी होगा? इंटरनल एनर्जी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। अब इंटरनल एनर्जी में किसका किसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा? देखो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा नाइट्रोजन का, हीलियम का, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रहा है। बीच में ये पिस्टन भी है, पिस्टन भी तो कॉपर का, वो भी तो कुछ ना कुछ हीट अपना टेम्परेचर उसका भी तो चेंज होगा, तो उसका भी तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम में कहीं भी पिस्टन का मास वगैरह नहीं दिया है, तो हम इसको कोई आइडेंटिटी कंसीडर ही नहीं करते। अगर मास इसका दिया होता तो हम इसको कंसीडर करते। मास नहीं दिया है तो हम क्या मान रहे हैं? दो चीजें हैं, एक नाइट्रोजन गैस, एक हीलियम गैस। अगर मास दिया होता तो एक और होता पिस्टन, वो यहाँ नहीं है। तो इसका इंटरनल एनर्जी चेंज, इसका इंटरनल एनर्जी चेंज। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसका किसका होगा? दो ही पार्टिसिपेंट है, दो ही लोग हैं, नाइट्रोजन और हीलियम, दोनों का मिला के जो चेंज है वो क्या होगा? जीरो। अच्छा नाइट्रोजन का कैसे निकाले? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिलो आइडियल गैसेस को ट्रीट कर सकते हैं। तो मास ऑफ नाइट्रोजन, मास और सीवी किसका? नाइट्रोजन का। अब इन दोनों का मैं मान रहा हूं कि फाइनली टेम्परेचर इक्विलिब्रियम आने के बाद सेम होगा, टीएफ, ठीक है। तो टी फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर तो है इसका कोई T1, ये होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी नाइट्रोजन का।
अब हमें पता है कि ये कम होने वाला है क्योंकि फाइनल टेम्परेचर जब हीट फ्लो होगा तो 80 से कम ही होगा ना इसका टेम्परेचर, प्लस हीलियम का ये बढ़ने वाला है, तो मास हीलियम का, सीवी हीलियम का और फाइनल टेम्परेचर इसका बढ़ने वाला है, माइनस इसको मैं मान रहा हूँ कि T2 ले रहा हूँ, ये T2 है, आप कोई भी चीज लिख सकते हो 0। अभी इसमें एक चीज अगर हमें मिल जाए, T1 T2 पता है, T1 पता है, T2 पता है, CV पता है, अगर किसी तरह मासेस पता लग जाए इनके तो हम तुरंत फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। मास कैसे निकाल सकते हो, PV = mRT, आइडियल गैस मान रहे हो ना, तो देखो मास नाइट्रोजन का क्या आएगा, इसको मैं 1 मान रहा हूँ, इसको सब्सक्रिप्ट 1 दे रहा हूँ नाइट्रोजन को, तो P1 V1 by RT1, R किसका नाइट्रोजन का और T1, ठीक है, सारा वैल्यू रख दो, प्रेशर पता है 5, इनिशियल कंडीशन में निकालना क्योंकि मास तो सेम रहेगा ना, मास तो क्रॉस कर नहीं रहा है, तो प्रेशर 500 किलो पास्कल, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, नाइट्रोजन का R2 वहां देख लो क्वेश्चन में दिया है, टेम्परेचर भी आप देख लो 80 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में रखना है, तो आप निकाल लो यहाँ से। मास हीलियम का भी सेम होगा, मैं 2 मान रहा हूँ उसको, P2 V2 by R हीलियम और T2, दोनों का मास निकाल लो, मैंने निकाल रखा है, आप निकाल लो, ये केजी में आएगा, ये आएगा आई थिंक 4.77.808, मैंने कैलकुलेट किया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लेना वैल्यू पुट करके, यस राइट, ये सही है, ये सही है, मैंने कैलकुलेट कर रखा, आप कैल्शियम में वैल्यू पुट करना है, डाल के चेक कर सकते हो। तो मास ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि बाद में इनका ना जरूरत पड़ेगा हमें, मास नाइट्रोजन का है 4.77 kg और मास जो हीलियम का है ना वो है 0.808 kg, ठीक है। अब आप इसमें पुट कर दो, मास भी पता लग गया, इस इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है, वो है फाइनल टेम्परेचर, तो आप निकालोगे तो देखोगे ये 57.2 डिग्री सेल्सियस आएगा, और यही पूछा फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड में अब हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड केस में क्या पूछा है, आप सेकंड केस को ध्यान से देखो, सेकंड केस में पूछा है कि इस पूरे प्रोसेस में, ये तो आप मतलब एग्री करोगे कि ये प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्यों इरिवर्सिबल प्रोसेस है भाई, टेम्परेचर हीट ट्रांसफर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इसमें वर्क तो अवेलेबिलिटी तो डिस्ट्रॉय होना ही है, एक्सर्जी तो फिर होना ही है, तो ये पूछा है कितना वर्क पोटेंशियल डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब कितना एक्सर्जी डिस्ट्रॉय हुआ, और हमें पता है एक्सर्जी डिस्ट्रॉय क्या होगा, T0 चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक। अब यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, लेकिन सराउंडिंग में तो कुछ जा नहीं रहा है, वो तो इंसुलेटर है, तो 0 हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ही हो जाएगा। फिर देखो कितना डिस्ट्रॉय होगा, T0 इनटू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, मतलब हमें एंट्रोपी निकालना है, एंट्रोपी चेंज इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम का एंट्रोपी कितना चेंज हुआ, ठीक है। अभी फिर वही कहानी है, सिस्टम में कौन कौन आएगा भाई, देखो ये कॉपर इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कॉपर का भी एंट्रोपी चेंज होगा, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमारे लिए 2 ही वो है, N2 और हीलियम, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 2 गैस है तो गैस में कैसे निकालते हैं, अगर मुझे किसी, देखो सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे चाहिए कितना डिस्ट्रॉय हुआ ये फाइनली, इसके लिए ये टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में दिया शायद आई थिंक 20 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, जो भी दिया क्वेश्चन में आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, ये निकालना है ना, ये निकालने के लिए ये 2 एंट्रोपी चेंज आपको निकालना है, मतलब किसी भी तरीके से ये 2 वैल्यू आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अभी इसको देखो, आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज आपने देखा होगा, ध्यान से देखो। अब एक चीज समझना, जब ये प्रोसेस हो रहा है ना हीट ट्रांसफर का, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है और ना ही प्रेशर कांस्टेंट है भाई, कैसे प्रेशर कांस्टेंट होगा भाई, हीट ट्रांसफर हो रहा है तो इधर का प्रेशर राइज हो रहा है, इधर का भी राइज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है, तो ना वॉल्यूम कांस्टेंट है ना प्रेशर कांस्टेंट है। अब देखो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है आइडियल गैस के लिए, मान लो मैं टेम्परेचर के हिसाब से लगाता हूँ, मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ ना, mCv ln T2 by T1, आपने बहुत बार ये ड्राइव किया होगा, प्लस m r ln V2 by V1 या P2 by P1, V2 by V1 लिख दो, है ना, एक ये होता है। दूसरा क्या होता है, तो आपको क्या है फाइनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, मतलब इसका मान लो वॉल्यूम इनिशियल 1 मीटर क्यूब, फाइनल कितना। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे आप Cp कर लो,
तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा P2/P1। अब ध्यान से मैं ये जो आपको समझाना चाहता हूँ ये आप अलग अलग अप्लाई करोगे, नाइट्रोजन के लिए भी, हीलियम के लिए भी, ठीक है। तो मान लो मैं एक के लिए लिख रहा हूँ, आप दूसरे के लिए वैसे समझ जाना कि कैसे, है ना। तो देखो मान लो अगर मैं नाइट्रोजन के लिए लिख रहा हूँ तो नाइट्रोजन का मास जो कि मेरे पास है, ठीक है, नाइट्रोजन का मास मेरे पास है, ठीक। और दूसरी चीज Cp तो मैं निकाल सकता हूँ, है ना, Cp माइनस Cv R करके, है ना, Cv भी दिया है R भी दिया है, तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R है, तो ये तो इशू ही नहीं है ना। फाइनल टेम्परेचर हम निकाल चुके हैं, और नाइट्रोजन का इनिशियल टेम्परेचर हमें 80 डिग्री सेल्सियस पता है, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस होता है आपका 353 केल्विन, ठीक है। इसमें 27 आप जोड़ लो, 80 आ जाएगा। अच्छा देखो बात कहाँ पे आगे रुकेगी, ये सब पता है हमें, लेकिन बात आप जानते हो कहाँ पे आगे रुकेगी, P2 पे। हमें फाइनल प्रेशर निकालना, हालांकि होगा दोनों में इक्वल बाई P1 तो दोनों में हमें पता है। ऐसे ही आप उसके लिए निकाल लो, हीलियम के लिए, हीलियम का मास हमें पता है, इसलिए मैंने वहाँ साइड में लिख दिया था, बाद में यूज आएगा। Cp निकाल लेंगे, T फाइनल, है ना, P1 भी पता है, ये सब पता है, सिर्फ हमें फाइनल प्रेशर चाहिए। और इस पूरे क्वेश्चन में अगर किसी को दिमाग लगाना था ना फाइनल प्रेशर निकालने में, बस बाकी सब कुछ नॉर्मल था। अब आप वीडियो 1 मिनट पॉज करो, और अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो आपको बस ये ढूंढना है कि इसका फाइनल प्रेशर कैसे निकाला जाए। इस पूरे क्वेश्चन में यही ट्रिक था, बाकी सब कुछ एक नॉर्मल प्रोसेस, अगर आपने नॉर्मली पढ़ रखा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया है तो आप वीडियो 1 मिनट पॉज करो, 5 मिनट के लिए सोचो कि फाइनल प्रेशर इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप मैं आपको ये बता दूंगा कि फाइनल प्रेशर कैसे निकालना है। तो एक बार आपको नाइट्रोजन के लिए लिखना है तो ये वैल्यू आ जाएगा, है ना, दूसरी बार हीलियम के लिए लिखना है, ये वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, इसको यहाँ रखना है और ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। कहानी है फाइनल प्रेशर निकालने में, आप ध्यान से समझो। आप देखो जब थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो इसका टेम्परेचर सेम, इसका टेम्परेचर सेम, पक्का बात। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो गया, इसका भी प्रेशर सेम, इसका भी प्रेशर सेम, ठीक है। तो अभी देखो क्या है, आप देखो इसका जो प्रेशर है, इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो प्रेशर है, इसका जो टेम्परेचर है वो सेम है, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं एक, मतलब पिस्टन का तो कोई योगदान रहा नहीं ना, पिस्टन का कोई योगदान रहा ही नहीं, बिल्कुल इक्विलिब्रियम आ गया, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम, मतलब पिस्टन में अगर हटा लूं, ठीक है ना, तो ये पूरा एक जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब देखो फाइनल प्रेशर कैसे निकालेंगे। फाइनल प्रेशर निकालेंगे, आप इसको एक सिस्टम ट्रीट करो टोटल, ठीक है। देखो कैसे एक सिस्टम ट्रीट करें, आप मोल्स में बात करो, ये हमें पता है टोटल थ्रू आउट प्रेशर सेम होगा, आप मोल्स में बात करो। कैसे मोल्स में, देखो आप देखो आपके पास O2 के कितने मोल, N2 के कितने मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, लेट्स से N, या मैं कैपिटल N से लिख देता हूँ, N2 का कितना मोल था, मास किसका, N2 का डिवाइड बाई मोलर मास, कैपिटल M N2, आप निकाल लो कितने केजी मोल आएगा आपका, ठीक। आप इसका मोल निकाल लो, इसका हीलियम का, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, हीलियम का मोल्स प्लस N2 का मोल्स, ठीक। अब क्या मैं पूरे पे PV इक्वल्स टू MRT लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। अगर तुम ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको हटा दूंगा, ये पिस्टन को हटा दूंगा, तो हमें पता है इधर हीलियम है, इधर नाइट्रोजन है, क्या होने वाला, दोनों मिक्स होंगे, उससे भी एंट्रोपी चेंज होता है ना।
लेकिन अगर प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस पिस्टन को हटा भी लोगे, गैस इंटरमिक्स होगा लेकिन प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है ना। प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से सेम रहेगा। क्या मैं पीवी को एमआरटी लगा सकता हूँ? देखो बिल्कुल लगा सकता हूँ। पी किसका प्रेशर? फाइनल प्रेशर पूरे का जो सेम है ना। वी किसका वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम। मैं पूरे को एक सिस्टम मान रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इस पिस्टन को बाहर खींच लूं और ये दोनों गैस मिक्स भी होगा तब भी प्रेशर तो हर जगह सेम रहने वाला है। वी ये कौन सा वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब प्लस 1 मीटर क्यूब 2 मीटर क्यूब, ठीक है ना। टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आर बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्योंकि मोल्स लिख रहा हूं ना, और टेम्परेचर जो कि फाइनल टेम्परेचर है आपका। यहां से आएगा आपका फाइनल प्रेशर और यहां फाइनल टेम्परेचर आपको दिया है। अच्छा आप ध्यान से देखो, एवोगाड्रो लॉ आपने पढ़ा है, क्या होता है एवोगाड्रो लॉ? अगर दो गैसेस हैं उनका इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है तो सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। क्या है? दो गैसेस हैं डिफरेंट, ठीक है, उनका नंबर ऑफ मोल्स सेम है, ठीक है, तो सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा, ठीक है। ये एवोगाड्रो लॉ कहता है। आप देखो ये टोटल है, अब मान लो मैं इस पे, अब क्वेश्चन ये आता है भाई ये टोटल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना जरूरी ही क्यों है? क्या मैं इंडिविजुअल पे नहीं कर सकता? कर सकता हूं भाई, प्रेशर तो थ्रू आउट देखो सेम रहेगा। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सेम रहेगा। टीयू सेम रहेगा, जो चेंज होगा वो होगा वॉल्यूम और इसमें आपका क्या नाम है नंबर ऑफ मोल्स में। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, अगर देखो मैं ध्यान से देखूं कहीं भी दोनों तरफ का देख लूं या टोटल का देख लूं तो पी फाइनल सेम है सब जगह, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है सेम है, और टी फाइनल जो है वो भी क्या है सेम। बचा क्या ये एनटी बाई टोटल वॉल्यूम। समझ में आया? ये रेशियो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम का जो रेशियो है ये जो है वो कांस्टेंट रहेगा आपका। तो अभी 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 आपको क्या चाहिए था? अगर आप ये रेशियो निकालो तो आप इस रेशियो को किसके बराबर भी लिख सकते हो? इस रेशियो को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ N2 आप लिख सकते हो, लेकिन वो आपको फाइनली पता नहीं है। फाइनल केस, इनिशियल केस में पता है, इनिशियल केस में नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है और वॉल्यूम भी पता है, तो इनिशियल केस में आप लिख सकते हो। लेकिन फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर में आपको अगर यहां पे लिखो तो N2 तो यहाँ वॉल्यूम N2, यहाँ हीलियम तो यहाँ हीलियम, ये रेशियो तीनों बराबर रहेंगे, टोटल का बाय टोटल वॉल्यूम, नाइट्रोजन बाय नाइट्रोजन, हीलियम बाय हीलियम, ये तीनों रेशियो सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो हमें देखो फाइनल केस में हमें इसका मोल्स तो पता है लेकिन हमें ना इसका वॉल्यूम पता ना इसका वॉल्यूम पता है, ठीक है, इसलिए हमने फाइनल पे लगाया। समझ में आया ना? यहां से आप फाइनल प्रेशर निकालोगे इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। फाइनल प्रेशर आएगा, वापस आप जाके जो जो फॉर्मूला मैंने बताया उसमें रखोगे, ये वैल्यू आ जाएगा। ये यहाँ पे आप कितना, आपको एक बार चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आया, आप एक्सेरजी डिस्ट्रॉयड लगा निकाल दोगे। देखो मैं कॉन्सेप्ट क्या लगाया यहाँ पे? मैं कॉन्सेप्ट ये लगाया, ये पूरा एक ही सिस्टम है। क्यों एक ही सिस्टम मैंने इसको माना? ऑल्दो है नहीं, अगर मैं पिस्टन बाहर खींचूंगा ये गैसें मिक्स होंगी जिनके प्रेशर और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या कर दिया, ये पिस्टन खींचा और नाइट्रोजन और हीलियम का एक मिक्सचर मान लिया, वहां से प्रेशर निकाल लिया। अब मान लो मुझे इसे बाइफरकेट करना है, ठीक है, ये मान लो ये पूरा एक सिस्टम है नाइट्रोजन हीलियम का, अगर मैं इतना पोर्शन इसमें से निकालूंगा, ठीक है, तो भी प्रेशर तो इस उस पोर्शन में सेम ही रहेगा। मान लो मैं इस पोर्शन को काट के यहां से अलग कर दूं तो इसमें प्रेशर तो सेम रहेगा ना। समझ लो बात मेरी, इसलिए समझ लो। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया है, मुझे पता है पिस्टन खींचूंगा बाहर तो इसका मिक्स होने से इसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने पूरे पे पीवी को एमआरटी निकाल के लगा के फाइनल प्रेशर निकाल दिया। अगर आप ये सोच पाए होंगे तो वास्तव में आपने मिक्सचर ऑफ गैसेस को ढंग से समझा है। अगर आपको कोई भी समस्या है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं और वीडियो बना के आपके कॉन्सेप्ट इस टॉपिक पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा।
नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है। ये जो सुपर क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आपको फ्यूचर में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर दिए जाएंगे। फिलहाल मैं आपको इनका आंसर लिख देता हूँ, इनके वैल्यूज क्या आएगी। देखिए जो N2 का एंट्रोपी है, चेंज है, ये माइनस में आ रहा है, -3.61, और ध्यान रहे इट इज किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, जो हीलियम का आ रहा है, हीलियम का वो क्या आ रहा है, हीलियम का आ रहा है 0.395 अगेन किलो जूल पर केल्विन में। तो आप यहां से टोटल निकाल लेना, और जो वर्क पोटेंशियल डिस्ट्रॉयड आ रहा है दैट इज 10.1 किलो। आपको यहाँ से आप टोटल ये एंट्रोपी चेंज, ये एंट्रोपी चेंज, इंडियन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम यहाँ पुट करेंगे 10.1 किलो जूल, आपका आंसर आएगा। इतना जो आपका अवेलेबिलिटी वर्क है डिस्ट्रॉय हुआ है। थैंक यू वेरी मच।